नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जो शायद इंसानियत के सबसे बड़े और सबसे निराशाजनक रहस्यों में से एक है। जरा सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोग खुशी या संतुष्टि के पीछे पूरी ताकत से भागते हैं तो अक्सर हमारे हाथ खाली ही रह जाते हैं। खुशी एक ऐसी चीज जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन सच कहूं तो कभी-कभी इसे पकड़ना बिल्कुल मुट्ठी में रेत बांधने जैसा लगता है ना। जैसे ही आप मुट्ठी कसते हैं, रेत फिसल जाती है। आज हम इसी दिलचस्प मनोवैज्ञानिक गुत्थी को कदम दर कदम सुलझाएंगे। चलिए, इस रहस्य की शुरुआत एक ऐसी क्लासिक चीज से करते हैं जो इस दार्शनिक पहेली को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ती है। मशहूर रॉक बैंड द रोलिंग स्टोन्स का वो आइकॉनिक गाना तो सबने सुना ही होगा, आई कांट गेट नो सैटिस्फैक्शन, क्योंकि मैं कोशिश करता रहता हूं। अब ये सिर्फ एक पॉपुलर गाना नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी इंसानी हताशा को दर्शाता है। ये विचार कि लगातार और हद से ज्यादा कोशिश करने पर भी संतुष्टि का ना मिलना, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि सदियों से एक बहुत बड़ी दार्शनिक चिंता का केंद्र रहा है। और ठीक यही बात हमें आज के सबसे मुख्य सवाल पर ला खड़ी करती है। ऐसा क्यों है? इस पूरी घटना को दार्शनिक भाषा में सुखवाद का विरोधाभास या पैराडॉक्स ऑफ हेडोनिज्म कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो ये सिद्धांत बताता है कि खुशी की सचेत रूप से खोज करना अजीब तरह से अपना ही नुकसान करना है। जरा इमेजिन कीजिए, आप एक बहुत ही शानदार पार्टी में गए हैं और वहां हर 5 मिनट में खुद से पूछ रहे हैं, क्या मुझे मजा आ रहा है? क्या मैं खुश हूं? ऐसा करने से क्या होगा? उस पल का सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। खुशी भी नींद की ही तरह है, जितना जबरदस्ती उसे बुलाएंगे वो उतना ही दूर भागेगी। किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले सही अपराधी को पकड़ना होता है। सही कहा ना? तो हम यहाँ लोक सुखवाद यानी उन शॉर्ट टर्म लापरवाह चीजों की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जैसे सेक्स, ड्रग्स और रॉक एंड रोल। उसके नुकसान तो सबको पता है। हमारा असली फोकस है विवेकपूर्ण सुखवाद या प्रूडेंशियल हेडोनिज्म पर। ये जीवन में अपनी भलाई और लंबी उम्र तक खुश रहने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। तो असली रहस्य ये है कि भाई, ये लंबी अवधि की इतनी होशियारी से बनाई गई योजना भी अक्सर फेल क्यों हो जाती है? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो आप देखेंगे कि दुनिया के महानतम विचारकों ने हमारे लिए इस मायावी संतुष्टि के कई सुराग छोड़े हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अरस्तु से लेकर, जिन्होंने कहा था कि खुशी हमेशा किसी न किसी सार्थक काम को करने से मिलती है। फिर 18वीं सदी में बटलर आए, जिन्होंने तर्क दिया कि खुश रहने के लिए हमारा ध्यान खुशी के अलावा दूसरी इच्छाओं पर होना चाहिए। फिर 19वीं शताब्दी में जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी यही बात दोहराई। और आखिरकार 19वीं सदी के अंत में सिडविक ने इस पूरी समस्या को औपचारिक रूप से सुखवाद का विरोधाभास नाम देकर एक सिद्धांत का रूप दे दिया। यहां हमें एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से समझनी होगी। विरोधाभास ये नहीं है कि हम खुश होना चाहते हैं। असली प्रॉब्लम है सुख की अति सचेत खोज। इसका मतलब है अपने दिमाग में खुशी को एक टारगेट की तरह सेट कर लेना और लगातार उसकी निगरानी करना। क्या मैं कल से ज्यादा खुश हूं? क्या मैं अभी पूरी तरह से खुश हूं? यही वो अति जागरूकता है जो मामला बिगाड़ देती है। जब हमारा दिमाग हर पल आनंद को मापने वाले किसी ऑडिटर की तरह काम करने लगता है तो असल में उस आनंद के प्राकृतिक रूप से पनपने की जगह ही खत्म हो जाती है। इसे एक थोड़े मजेदार उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, ये कितना बेतुका होगा कि कोई व्यक्ति सुपरमार्केट में मूंगफली खरीदने जाए, लेकिन वहां जाकर जानबूझकर टूथपेस्ट खोजने लगे। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अप्रत्यक्ष और गलत रास्ते चुनना अक्सर अतार्किक लगता है ना, लेकिन विरोधाभास यही है कि कभी-कभी सीधे लक्ष्य पर हमला करने से बेहतर होता है कि बस यूं ही टहलने निकल जाएं। हो सकता है कि बिना किसी स्ट्रेस के टहलते हुए आपको अचानक अपनी पसंदीदा मूंगफली की दुकान मिल जाए। सुख की खोज अक्सर इसी अजीब और अप्रत्यक्ष नियम का पालन करती है। लेकिन रुकिए, ये विरोधाभास कोई ऐसा पत्थर की लकीर वाला नियम नहीं है जो हर जगह लागू हो। कभी-कभी सुख की सीधी खोज बिल्कुल 100% काम करती है। उदाहरण के लिए, मई जून की भीषण गर्मी का दिन हो और राहत पाने के लिए आप सीधे एक ठंडे स्विमिंग पूल में छलांग लगा दें। ये एक सीधा रास्ता है जो आपको तुरंत आनंद देता है। तो इससे ये साफ होता है कि समस्या हमेशा डायरेक्ट अप्रोच में नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कुछ और गहरे मनोवैज्ञानिक कारण छिपे हैं जिन्हें समझना अभी बाकी है। तो अब हम आते हैं अपने सबसे बड़े निष्कर्ष पर। विफलता का असली कारण वो है जिसे विशेषज्ञ अक्षमता सिद्धांत या इनकम्पिटेंस अकाउंट कहते हैं। ये शब्द सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही सरल है। इंसान भविष्य में होने वाली अपनी भावनाओं का अनुमान लगाने में बहुत ही खराब होते हैं। हम लोगों में ये अंदाजा लगाने की भारी कमी होती है कि भविष्य में कौन सी चीज हमें वास्तव में सच्ची खुशी देगी। हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ और ही है।
और ये सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल सटीक बैठता है। सोचिए, हम कितने बड़े बड़े फैसले लेते हैं। एक शांत जीवन के लिए पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जाना है या फाइनेंस की तेज तरार दुनिया में पैसा कमाना है, शादी करनी है या नहीं, बच्चे पैदा करने हैं या नहीं। लोग अक्सर बहुत दृढ़ता से मानते हैं कि बस एक बार ये हो जाए फिर मैं जीवन भर खुश रहूंगा। लेकिन रिसर्च लगातार ये साबित करती है कि इंसान ये आंकने में बहुत बड़ी गलती करते हैं कि भविष्य की ये परिस्थितियां वास्तव में हमें कैसा महसूस कराएंगी। हम एक भ्रम में जी रहे होते हैं। जब हम दार्शनिक सिडविक की पद्धति को करीब से देखते हैं तो बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। किसी भी काम को करने के 3 चरण होते हैं। पहला, ये सोचना कि हमारे काम का भविष्य में क्या प्रभाव होगा। दूसरा, मूल्यांकन करना। और तीसरा, उस काम को करना। लेकिन विडंबना देखिए, हम इंसान लगातार पहले ही चरण पर बुरी तरह लड़खड़ा जाते हैं। अगर हम यही कल्पना नहीं कर सकते कि भविष्य में हमें किस चीज से खुशी मिलेगी, तो फिर आगे की सारी प्लानिंग और मेहनत तो वैसे ही गलत दिशा में चली जाती है ना? और आपको पता है, इस बात को साबित करने के लिए साइंस के पास ठोस प्रायोगिक साक्ष्य भी हैं। एक बेहद दिलचस्प स्टडी की गई। कुछ लोगों को बहुत ही मधुर, रिलैक्स करने वाला संगीत सुनाया गया, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को यह टास्क दिया गया कि वे संगीत सुनते हुए अपनी खुशी के स्तर को लगातार मॉनिटर करें और उसे बढ़ाने की कोशिश करें। और नतीजा क्या निकला? अजीब बात यह हुई कि उन लोगों ने अपना ही मजा खराब कर लिया। वे उन लोगों की तुलना में बहुत कम खुश महसूस कर रहे थे जो बस आराम से संगीत का आनंद ले रहे थे। खुशी का अति विश्लेषण उसे ही खत्म कर देता है। चलिए, तो अब इस पूरी चर्चा के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। अब तक हमने जो कुछ भी देखा और समझा, उससे एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हमारी इस चौंका देने वाली मनोवैज्ञानिक अक्षमता का मतलब यह है कि खुशी पाने का यह पूरा दर्शन ही सिरे से गलत है? क्या खुशी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य मानना ही अपने आप में एक बुनियादी सैद्धांतिक भूल है? क्या हम हवा में तीर चला रहे हैं? असल में नहीं। सैद्धांतिक दोष और व्यावहारिक खामी के बीच का अंतर ही इस सवाल का सबसे सटीक जवाब देता है। सारे सबूत इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि सुखवाद का सिद्धांत अपने आप में पूरी तरह से मजबूत है। खुशहाल जीवन की चाहत रखने में कोई तार्किक बुराई नहीं है। तो ये विरोधाभास कोई हार नहीं है, बल्कि ये केवल मानव स्वभाव की एक छोटी सी मनोवैज्ञानिक खामी है। दर्शन बिल्कुल सही है, लेकिन उस पर अमल करने का हमारा इंसानी तरीका थोड़ा अनाड़ी है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक विचार पर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। कहा जाता है कि सुख कभी-कभी सुख को भूल जाने का कारण हो सकता है। शायद जिस खुशी की हम इतनी बेसब्री से तलाश करते हैं, उसे पाने का सबसे प्रभावी और सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि कभी-कभी दूसरी तरफ देखने की समझदारी दिखाई जाए। खुशी अक्सर एक बाय प्रोडक्ट की तरह काम करती है। जब आप अपने किसी काम, किसी शौक या किसी सार्थक उद्देश्य में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो खुशी चुपके से आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। तो शायद खुश रहने की सबसे अचूक रणनीति यही है कि कुछ समय के लिए खुश होने के बारे में सोचना ही छोड़ दिया जाए।